नमस्कार दोस्तों, सृष्टि एस के एग्जाम बूस्टर्स डेली जीके जीएस क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस सीरीज का अगला वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं और ये इस सीरीज का 20वां वीडियो होगा दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले कौन इस वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। आज इस वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में आपको इस सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, क्योंकि ये आप लोगों के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। साथ ही आपको बता दूं कि इस चैनल पर एक और सीरीज चलता है, संविधान सीरीज। उसमें भी हम लोगों ने जो है अभी तक संविधान के भाग 4 क अर्थात मौलिक कर्तव्य तक देख चुके हैं और उसके जो है तकरीबन 17 वीडियो होंगे, तो उसे भी जाकर जरूर देखिए और उसे ज्वाइन कीजिए। सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज के इस सीरीज को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि अशोक की उपाधि देवानाम प्रियदर्शी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, देवानाम प्रियदर्शी जो है उपाधि अशोक द्वारा हिंदू धर्म में उसकी आस्था का प्रतीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि यह उपाधि संगम राजाओं ने भी धारण किया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है या हैं? आपको इन दोनों कथनों में से बताना है कि कौन से कथन सत्य है। ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल एक कथन सत्य है, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2 कथन सत्य है, ऑप्शन सी कह रहा है 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई सही नहीं है। और दोस्तों यहाँ जो होगा इसका आंसर मैं बताऊँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ ये ऑप्शन भी सही है और ये भी सही है। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बता दूं यहाँ कि अशोक ने मगध के राज सिंहासन पर बैठने के पश्चात देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की। साथ ही यह प्रथम लघु शिलालेख को छोड़कर अन्य सब अभिलेखों में ये जो नाम है देवानाम प्रियदर्शी अशोक के लिए प्रयोग किया गया है, जो इसकी हिंदू धर्म की जो है आस्था का प्रतीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऑप्शन ए सही है। इसी प्रकार दोस्तों आपको बता दूं, देवानाम प्रियदर्शी उपाधि तमिल में अनुदित संगम में उल्लिखित राजाओं ने धारण की थी। इस प्रकार देखें तो ये दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, अशोक की धार्मिक नीति और यज्ञ विरोधी रुख से ब्राह्मणों में प्रतिक्रिया हुई। दूसरा कह रहा है कि मौर्य शासन में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया। तीसरा कह रहा है कि प्रांतों में दमनकारी शासन था। उपयुक्त कथनों में कौन सा या से कथन सत्य है या हैं? आपको इन तीनों कथनों में से बताना है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों के संदर्भ में कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 1 सही है, ऑप्शन सी कह रहा है 2 और 3 सही है, जबकि ऑप्शन डी कह रहा है कि 1, 2 और 3 तीनों सही है। और आपको बता दूं यहाँ कि यहाँ ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन इसका डी हो जाएगा उत्तर, क्योंकि सभी कथन यहाँ सत्य है। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बता दूं यहाँ कि उपयुक्त सभी कथन जो है सत्य है। साथ ही अशोक की धार्मिक नीति ब्राह्मणों के विरुद्ध थी। उसने पशु पक्षियों के वध को निषिद्ध किया, अर्थात उस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया और कर्मकांडीय अनुष्ठानों पर रोक लगाए, जिसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों की आय में जो है कमी आई और ब्राह्मणों में उसके प्रति, अशोक के प्रति और उनके धर्म नीति के प्रति जो है वो विद्वेष की भावना जागी। इस तरीके से देखें तो आपने देखा कि जो अशोक का पहला कथन था इस ऑप्शन में मौर्य साम्राज्य के पतन के संदर्भ में, ये आपका सही हो जाता है। इसी प्रकार मौर्य साम्राज्य के खंडहर पर खड़े हुए नए राज्यों के शासक ब्राह्मण हुए। सेना और प्रशासनिक अधिकारियों पर होने वाले भारी खर्च के बोझ से मौर्य साम्राज्य के सामने वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। साथ ही अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को इतना दान दिया कि राजकोष ही खाली हो गया। इस प्रकार देखें तो ऑप्शन 2 भी यहाँ जो है वो सही है। साथ ही आपको बताऊं तो अंतिम अवस्था में अपने खर्च को पूरा करने के लिए मौर्य शासकों को जो है वो सोने की देव प्रतिमाएं तक गलानी पड़ी। साम्राज्य के टूटने का एक महत्वपूर्ण कारण था प्रांतों में दमनकारी शासन। अशोक के कलिंग अभिलेख में बताया गया है कि प्रांतों में हो रहे अत्याचारों से वह बड़ा चिंतित था। इस प्रकार देखें तो यहाँ पे सभी के सभी ऑप्शन सही है दोस्तों, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ असत्य कथन को चुनना है, अर्थात जो इन ऑप्शन में से सही नहीं है उसको चुनना है।
कीवर्ड बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, कई बार हम लोग जो है जल्दी जल्दी में असत्य को सत्य पढ़ लेते हैं और फिर आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि उज्जैन और तक्षशिला के अधिकारियों का स्थानांतरण होता था। ऑप्शन बी कह रहा है कि इस काल में आहत रजत मुद्राओं का प्रचलन नहीं था। ऑप्शन सी कह रहा है पूर्वोत्तर भारत में सर्वप्रथम पकाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ। और ऑप्शन डी कह रहा है सातवाहनों ने मौर्य शासन प्रणाली का अनुकरण किया, अर्थात उनका जो है नकल किया। और यहाँ आपको असत्य कथन ढूंढना है, और असत्य कथन जो है यहाँ दोस्तों ये है बी, क्योंकि इस काल में आहत रजत मुद्राओं का प्रचलन था, लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि नहीं था, इसलिए यहाँ असत्य ही ढूंढना था और इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो मौर्य शासन में मयूर, पर्वत और अर्ध चंद्र की छाप वाले आहत रजत मुद्राएं मान्य थी। ये मुद्राएं कर की वसूली और अधिकारियों के वेतन भुगतान, अर्थात उनको जो है वेतन जो दिया जाता था उनमें सुविधाप्रद हुई होगी, और अपनी शुद्ध समरूपता के कारण व्यापक क्षेत्र में बाजार की लेन देन में सुविधा के साथ चलती थी ये आहत मुद्राएं। अतः कथन बी कह रहा है कि आहत मुद्रा का प्रचलन नहीं था, इसलिए कथन बी असत्य है, जबकि अन्य तीनों कथन यहाँ पे सत्य है। क्योंकि प्रांतों में हो रहे अत्याचारों को दूर करने के लिए अशोक ने तोसली, उज्जैन और तक्षशिला के अधिकारियों के स्थानांतरण की परिपाटी चलाई। मौर्य काल में ही पूर्वोत्तर भारत में सर्वप्रथम पकाई हुई ईंट का प्रयोग हुआ। मकान ईंटों के भी बनते थे और लकड़ी के भी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है आपसे पूछ सकता है कि मौर्य काल में जो है सिर्फ मकान ईंटों के बनते थे या सिर्फ लकड़ी के बनते थे, तो आपको ध्यान रखना है कि ईंट और लकड़ी दोनों से बनता था। साथ ही प्राद्वीपीय भारत में राज्य स्थापित करने की प्रेरणा न केवल चेदियों और सातवाहनों को, बल्कि चेरों, केरल पुत्रों, चोलों और पांड्यों को भी मौर्यों से ही मिली। इस प्रकार ये साबित होता है कि यहाँ पे जो है चेदी वंश, सातवाहन वंश और जो है केरल पुत्र अर्थात बल्कि जो चेर लोग हैं, चेर, चेदी और सातवाहन सब, और जो चोल है और पांड्य है, सभी ने जो है वहाँ पे मौर्य साम्राज्य का क्या है अनुकरण किया था। इस प्रकार यहाँ देखें तो सभी के सभी जो ऑप्शन है यहाँ सही है, सिवाय बी के, क्योंकि बी में कह रहा है कि आहत अर्थात रजत मुद्रा वहाँ प्रचलन में नहीं था। और आहत या रजत मुद्रा जो है दोस्तों, आहत इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उस पर एक ठप्पा मारा जाता था, अर्थात उन पर चोट मारा जाता था, तो चोट के कारण ही, उन पर चोट मारने के कारण ही उसका नाम आहत पड़ गया था। क्योंकि आज भी जब किसी व्यक्ति को चोट लगता है तो जनरली हम क्या बोलते हैं कि वो आहत हो गया, बोलते हैं ना आम बोलचाल की भाषा में, तो यही चीज़ है, इसलिए इसका नामकरण हुआ। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चीन की दीवार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि चीन के राजा शी हुआंग-ती ने यूनानियों के हमले से अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए चीन की दीवार का निर्माण करवाया। ऑप्शन 2 कह रहा है यहाँ कि यूनानियों ने उत्तर अफगानिस्तान में बैक्ट्रिया नामक राज्य स्थापित किया। अब आपको इन दोनों कथनों में से चुनना है सत्य कथन। ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल एक कथन सत्य है, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2 कथन सत्य है, और ऑप्शन सी कह रहा है कि 1, 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी कह रहा है कोई सही नहीं है। और यहाँ जो सही है, यहाँ केवल ऑप्शन 2 सत्य है, क्योंकि ऑप्शन 1 दोस्तों वो गलत है। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। आपको बताऊं तो चीन का दीवार का निर्माण राजा शी हुआंग-ती ने किया था, ये बात एकदम सही है, लेकिन उसने सीथियन शकों के हमले से अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए इसका निर्माण करवाया था। अतः कथन 1 असत्य है, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ कथन 1 में क्या कह रहा है कि यूनानियों के हमले से बचने के लिए जो है राजा शी हुआंग-ती ने चीन के दीवार का निर्माण किया था, जबकि उसने यूनानियों के जो हमले हैं उनसे बचने के लिए नहीं, सीथियन शकों के हमलों से बचने के लिए उसने इसका निर्माण किया था, इसलिए कथन 1 असत्य हो जाता है। साथ ही आपको बताऊं तो यूनानियों ने उत्तर अफगानिस्तान में बैक्ट्रिया नामक राज्य स्थापित किया था, इसलिए कथन 2 सत्य हो जाता है, और इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, केवल 2 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया? पहला शकों ने, दूसरा यूनानियों ने, तीसरा कुषाणों ने, या चौथा पहलव ने। और तो मैं आपको यहाँ बताऊँ, भारत पर जो है
प्राचीन भारत में सर्वप्रथम जो आक्रमण किया था वो किया था यूनानियों ने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। आपको बताऊं, यूनानियों ने सर्वप्रथम प्राचीन भारत पर जो है आक्रमण किया और ये जो है वो 206 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 कह रहा है यहाँ पे, इस काल में शुंग और सातवाहन शासक सत्ता में आए। कथन 2 कह रहा है कि भारत और मध्य एशिया के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध हुआ करता था या स्थापित हुए थे। तीसरा कथन कह रहा है कि मध्य एशिया से आए शकों में कुषाण शकों ने राजाओं के नाम वाले सिक्के जारी किए। अब यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको चुनना है, अर्थात मौर्य काल के संदर्भ में इन 3 कथनों में से कौन से कथन सत्य है। ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि केवल 2 सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि 2 और 3 सही है, जबकि ऑप्शन डी कह रहा है 1, 2, 3 सभी सही है। और यहाँ जो सत्य कथन है या सही कथन है दोस्तों, ये है ऑप्शन ए 1 और 2, जबकि 3 जो कथन है वो गलत है। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो मौर्योत्तर काल में पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्कन में मौर्यों के स्थान पर शुंग, कनव और सातवाहन शासक सत्ता में आए। इस प्रकार हम देखें तो कथन 1 सत्य हो जाता है। साथ ही आपको बताऊं तो इस काल में मध्य एशियाई लोगों के आने से मध्य एशिया और भारत के बीच जो व्यापारिक संबंध है वो घनिष्ठ हुआ, वो मजबूत हुआ। परिणाम स्वरूप भारत को मध्य एशिया से भारी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ और रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया। इस प्रकार देखें तो कथन 2 भी यहाँ सत्य है। साथ ही मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया से आए कई शासकों में कुषाण सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। साथ ही जो है मध्य एशिया से आए शकों में हिंद यूनानियों ने भारत में पहली बार राजाओं के नाम वाले सिक्के जारी किए। यहाँ तात्पर्य यह है दोस्तों कि मौर्यों के स्थान पर अर्थात मौर्योत्तर काल में जो मध्य एशिया से भारत में आए वो कई शासक आए, कई वंशों की स्थापना हुई, लेकिन उनमें सबसे जो प्रसिद्धि हासिल किया वो कुषाण वंश ने प्रसिद्धि हासिल किया। किंतु मध्य एशिया से आए शासकों में अगर राजाओं के नाम वाले सिक्के जारी करने की बात है तो कुषाणों ने नहीं किया, बल्कि हिंद यूनानियों ने किया था। इसलिए कथन 3 असत्य हो जाता है, क्योंकि कथन 3 में क्या कह रहा है कि मध्य एशिया से आए शासकों में कुषाण शासकों ने राजाओं के नाम वाले सिक्के जारी किए, जबकि कुषाणों ने नहीं बल्कि यूनानियों ने, हिंद यूनानियों ने ये सिक्के जारी किए थे। और आपको बताऊं कि सबसे प्रसिद्धि की जब बात करते हैं तो ये कुषाणों को मिला था। तो इसलिए यहाँ कथन 3 गलत हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 और 2 सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर बेल बटन को जरूर दबा लीजिए, ताकि इन प्रकार के सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप इस वीडियो का जो है वो फ़ायदा उठा सके दोस्तों। साथ ही इसे लाइक शेयर करना नहीं भूलिए, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है कि मध्य एशिया के शासकों द्वारा भारत पर आक्रमण करने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ आपको सत्य कथन ढूंढना है, तो ये ध्यान रखना है। पहला कह रहा है कि चीन की महादीवार का बनना, दूसरा सेल्यूकस द्वारा स्थापित निर्बल साम्राज्य और तीसरा अशोक के निर्बल उत्तराधिकारी। और यहाँ पे इनकूट का प्रयोग करके आपको बताना है सही कथन। और ऑप्शन कह रहा है कि 1, 2 सही है, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी कह रहा है 1 और 3 सही है, ऑप्शन डी कह रहा है 1, 2, 3 सभी सही है। और यहाँ जो सही है दोस्तों ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर, क्योंकि 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। मध्य एशिया के शासकों द्वारा भारत पर आक्रमण करने के कारणों के संदर्भ में, अर्थात उपयुक्त तीनों के तीनों कारण है जिसके कारण मध्य एशिया के शासकों ने भारत पर आक्रमण कर अपने साम्राज्य को स्थापित करने में सफलता अर्जित कर सका। तो आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। आपको यहाँ बताऊं तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है, क्योंकि चीन की महादीवार बनने के बाद शक शासकों ने अपना राज्य विस्तार यूनानियों और पार्थियनों भारत की ओर करना शुरू कर दिया, क्योंकि चीन की तरफ अब वो जा नहीं सकता था। साथ ही शकों से पराजित होकर बैक्टीरियाई यूनानी भारत में विस्तार के लिए आगे बढ़ने लगे। सेल्यूकस द्वारा स्थापित निर्बल साम्राज्य मध्य एशियाई आक्रमण का बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था। साथ ही आपको बताऊं तो शकों के बढ़ते दबाव के कारण
परवर्ती यूनानी शासक इस क्षेत्र में सत्ता नहीं बनाए रखे सके, अर्थात उनको जो है ज़्यादा दिनों तक स्थापित करके अस्थायित्व नहीं प्रदान कर सके। साथ ही अशोक के निर्बल उत्तराधिकारी इन बाहरी आक्रमणों का सामना नहीं कर सके, क्योंकि उसमें अशोक के बाद जो इनके उत्तराधिकारी आए अशोक जैसे बुद्धिमान और बलशाली नहीं थे। अतः जो है मध्य एशियाई जो आक्रमणकारी थे उनको जो है भारत पर आक्रमण करने में आसानी हुई और भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित करने में जो है आसानी हुई। साथ ही वंशानुगत साम्राज्य तभी तक बने रह सकते हैं जब तक योग्य शासकों की श्रृंखला बनी रहे। और आपको पता है कि अशोक के बाद जो योग्य शासक है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। उनके उत्तराधिकारी में वो योग्यता नहीं थी जो अशोक के शासनकाल में अशोक के पास थी, और जो एक राज्य को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए एक शासक में होना चाहिए। इस प्रकार देखें तो यहाँ जो है तीनों के तीनों कथन जो है दोस्तों सही है, इसलिए इस 7वें प्रश्न का उत्तर डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत पर मध्य एशिया आक्रमणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है। अर्थात भारत पर जो है मध्य एशिया के जो आक्रमणकारी लोग थे उसने जो आक्रमण किया तो वहाँ से बहुत सारे लोग आए आक्रमण करने के क्रम में, तो इनमें सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, तो उनकी तिथि या क्रम के अनुसार आपको ये यहाँ पे सजाना है और बताना है कि इनमें से कौन सा सही क्रम है। ऑप्शन ए कह रहा है कि यूनानी, उसके बाद पहलव, फिर शक, फिर कुषाण। ऑप्शन बी कह रहा है यूनानी आए, उसके बाद शक आए, फिर पहलव आए, फिर कुषाण आए। ऑप्शन सी कह रहा है कि पहले शक आया, फिर जो है यूनानी ने आक्रमण किया भारत पर, और फिर कुषाण ने, और फिर पहलव ने। और डी कह रहा है कि पहले पहलव ने आक्रमण किया भारत पर, फिर यूनानी, फिर शक और फिर कुषाण। और आपको बता दूं यहाँ पे तो अभी अभी देखा कि भारत पर सबसे पहला जो आक्रमण किया था वो किया था 206 ईसा पूर्व में। कौन किया था? यूनानियों ने। यह आपने अभी अभी देखा। तो यहाँ तो शक वाला हो नहीं सकता क्योंकि पहले हमें पता है यूनानियों ने किया था। पहला वाला भी नहीं हो सकता, इसलिए सी डी तो कट गया। अब बात रही ए और बी की, तो आपको बताऊं ए और बी में जो है यहाँ सबसे पहले आए यूनानी, फिर आए शक, फिर पहलव, फिर कुषाण। तो इसलिए यहाँ ऑप्शन जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा और ए गलत हो जाएगा। और यहाँ हमें सही ही ढूंढना है, सही कालक्रम के अनुसार ही ढूंढना था कि कौन कब आए किसके बाद। तो हमने देखा कि पहले यूनानी, फिर शक, फिर पहलव, फिर कुषाण। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार देखें तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ बी हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो भारत पर मध्य एशिया आक्रमणकारियों का सही कालानुक्रम निम्न प्रकार है। हिंद यूनानियों या बैक्टीरियाई यूनानियों ने ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में जो है पश्चिमोत्तर भारत के विशाल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो सबसे पहले कौन आए? यूनानी। इसके बाद यूनानियों के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखिए शक आए। इसके बाद देखिए तो इनकी जो शक की जो भारत में शाखाएं थी, या इनकी जो ओवरऑल शाखा की हम बात करें तो ये 5 शाखाएं थी। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के अधिपत्य के बाद जो है कौन आया? तो ये आया पारथियाई या पहलव। अर्थात पहले यूनानी, फिर शक, फिर पहलव और लास्ट में कौन बच गया? तो पारथियाइयों के बाद आया दोस्तों कुषाण। इस प्रकार सबसे पहले कौन हो जाएगा? यूनानी, फिर आ जाएगा शक, ये दूसरा नंबर। पहला नंबर आपने देखा कौन? यूनानी, तो ये पहला नंबर, ये दूसरा, फिर तीसरा नंबर पहलव और चौथा नंबर जो है कुषाण। इस प्रकार हम देखें तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में यूनानी अधिपत्य के संदर्भ में, अर्थात उनके द्वारा जो अधिकार भारत पर किया गया या उनके द्वारा जो है अपना शासन स्थापित किया गया, उनके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है। यहाँ जो ही असत्य आए तो आपका जो है दिमाग एकदम खुल जाना चाहिए कि यहाँ पूछ क्या रहा है, क्योंकि यहाँ अक्सर जो है गलती कर बैठते हैं बच्चे, सिली मिस्टेक के कारण असत्य को सत्य पर बैठते हैं। तो जो ही असत्य वाला कथन आए तो उसको पहले अंडरलाइन कर लीजिए। अब यहाँ पे हमें गलत कथन ढूंढना है किसके संदर्भ में? भारत में यूनानी अधिपत्य अर्थात उनके शासन स्थापित करने के संदर्भ में। पहला कथन कह रहा है कि सर्वाधिक प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनांडर था और उसने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ऑप्शन
ऑप्शन बी कह रहा है कि उसकी राजधानी साकल थी, और ऑप्शन सी कह रहा है यूनानी शासकों में ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन डी कह रहा है यूनानी सिक्कों पर राजा का नाम होता था। और आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे ये ऑप्शन एकदम सही है कि सबसे पहले भारत में जो है सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो यूनानियों ने। ये भी प्रश्न आता है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद यूनानी सिक्कों पर राजा का नाम हुआ करता था, अर्थात राजा के नाम पर जो है लोग सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए, यूनानियों ने जारी किए। उसके बाद जो यूनानी लोग थे, इनकी राजधानी जो है, उनका जो राजधानी वो साकल में हुआ करता था। इस प्रकार यहाँ ये भी कथन सत्य है। तो यहाँ 3 के 3 सत्य है, तो फिर असत्य हो जाएगा कौन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। इसलिए यहाँ असत्य कथन ढूंढना है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि अत्यधिक प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनांडर था। इसमें कोई शक नहीं है कि मिनांडर सबसे प्रसिद्ध अर्थात अति प्रसिद्ध यूनानी शासक जरूर था, लेकिन उसने जैन धर्म की दीक्षा नहीं ली थी दोस्तों, बल्कि उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। तो इसलिए इस छोटा सा स्टेटमेंट यहाँ जो है गलत डाल देने के कारण ये गलत हो जाता है। तो यही मैं आप लोगों को बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि यूपीएससी के पैटर्न या जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम है उनके पैटर्न को फ्लो करने का यही मज़ा है दोस्तों। क्योंकि आप देखिए कि यहाँ एक प्रश्न के अंतर्गत जो है 5 प्रश्न निकल कर आ रहा है, और आपको पता है कि अगर हम वनडे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, उसके संदर्भ में देखें, तो एक प्रश्न से यहाँ 5 से 6 प्रश्न निकल रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि आप एक तरीका सीख रहे हैं कि स्टेटमेंट वाले जो प्रश्न होते हैं उनको सोल्व कैसे करें। और यकीन मानिए जिस दिन आप इनको सोल्व करना सीख जाएंगे तो भारत का कोई भी एग्जाम आपके लिए टफ नहीं लगेगा, खासकर जीके के लिए, जीएस के लिए। और आप वनडे एग्जाम तो चुटकियों में जो है उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये यूपीएससी, बीपीएससी और स्टेट जो अदर स्टेट पीसीएस है उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, साथ ही में जो वनडे एग्जाम जो बच्चे देते हैं, जनरल कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसलिए इन वीडियो को रेगुलर आप लोग देखिए, और जो पीछे के वीडियो हैं उसे भी आप लोग रेगुलर देखिए, और हमारे संविधान सीरीज से भी जुड़िए। और मैं आपको वादा करता हूं कि इन जीके जीएस में जो है आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आप लोगों को इतना सक्षम बना दूंगा कि आप लोग जो है जीके जीएस से आपको एक लगाव ऐसा हो जाएगा कि आप कहेंगे कि नहीं, इनसे अच्छा सब्जेक्ट हमको कोई लगता नहीं है। लेकिन आप लोगों को सपोर्ट तो करना होगा। इनको जो है, जो मैं यहाँ आपको कराता हूँ उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना होगा, तभी हो पाएगा। इसे रेगुलरली देखते रहना होगा। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में मैंने केवल 9 प्रश्न को ही शामिल किया था। तो इसी के साथ आज इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और जब तक मैं नेक्स्ट सेशन लेकर आता हूं तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और घर से जितना हो सके कम निकलिए, क्योंकि समय वास्तव में आप देख रहे हैं कि ठीक नहीं चल रहा है। तो इसी के साथ मैं अपने इस वक्तव्य को और अपने इस सेशन को यहाँ विराम दूंगा। लेकिन इनसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबा लीजिए, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। तो इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को यहाँ विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।